हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 59 डेटेड 23 सब्जेक्ट साइंस 10th क्लास के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा इस चैप्टर में से आपका ह्यूमन आई वाला पोर्शन तो लगभग डिलीट ही हो चुका है, तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड की बात करेंगे और इस कलरफुल वर्ल्ड में जो जो फिनोमिना यूज हुए हैं उन फिनोमिनाज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट कुछ बेंड हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। प्रिज्म भी आप सबने देखा होगा। सेकंड है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म भी आप सबने देखा होगा। इट इज अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास। कांच का पिरामिड की शेप में एक टुकड़ा है विद टू ट्रायंगुलर बेस। इसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। जब आप प्रिज्म को हाथ में लेकर देखोगे तो आप अच्छे से उसके सरफेसेस के बारे में जान पाओगे। इसमें दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एंगल ऑफ प्रिज्म की। देखो बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म है और इसमें ये वाला जो है दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग लेटरल सरफेसेस, जो आसपास के लेटरल सरफेसेस हैं उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्लियर है बेटा? अब बारी आती है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है? ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। हमने पिछले चैप्टर में रेक्टेंगुलर स्लैब देखी थी। रेक्टेंगुलर स्लैब से जब हमारी लाइट एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट कैसे होती है, हमने उसके बारे में देखा था। इस चैप्टर में हम प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, refraction through prism is slightly different from it in a sense that the direction of emergent ray is different than the direction of incident ray in case of prism. और प्रिज्म के केस में जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, क्या बदल जाता है, वो आप इस पिक्चर में देखिए बेटा। दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहां से यहां पर आई, उसमें हमारी इमर्जेंट रे इसी डायरेक्शन में निकल रही थी, थोड़ी सी बेंड होके, है ना, थोड़ी सी ऐसे बेंड होके फिर ऐसे निकल रही थी, या फिर थोड़ी सी ऐसे बेंड होके फिर ऐसे निकल रही थी। लेकिन इसमें जो है वो हमारी जो लाइट है वो कैसे बाहर निकल रही है? वो ऐसे बाहर निकल रही है। इमर्जेंट रे इस केस में ये है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट इन अ सेंस दैट द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज डिफरेंट देन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से इमर्जेंट रे की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है इन केस ऑफ प्रिज्म। Thus in turn leads to pleasant phenomena called dispersion। और इसी के कारण एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना हमें देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, डिस्पर्जन भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए आपको दिस इज इंसिडेंट रे, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ और फिर इमर्जेंट रे, ये रे बाहर आ गई। क्लियर है बेटा? उसके बाद बारी आती है हम डिस्पर्शन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। डिस्पर्जन, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म से
व्हाइट लाइट को पास किया जाता है। इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है, डिस्पर्श हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है उस लाइट का। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? विबग्योर। और जो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है ये हमारी वॉयलेट लाइट है, जो कम बेंड हो रही है ये हमारी रेड लाइट है। ठीक है। द एक्रोनिम टू रिमेंबर द सीक्वेंस इज विबग्योर। और इस लाइट की सीक्वेंस को याद करने के लिए आपको एक शॉर्टकट दे रखा है जिसको क्या कहा गया है? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको कलर के साथ ही बना के दिखा रखे हैं। आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, आपको कलर के साथ ही दिखा रखे हैं। ये वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बेटा। 10 द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। ये है हमारी रेड लाइट, ये वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम बनता क्यों है। द व्हाइट लाइट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है और हर एक कलर का अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ है। द एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। और यहां पर ये जब रे आ रही है ये एंगल ऑफ डिविएशन है बेटा। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। एक्चुअल में लाइट ऐसे जानी चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जा रही है, वो ऐसे जा रही है। तो इनके बीच में ये क्या बन रहा है? ये एंगल ऑफ डिविएशन बन रहा है कि उसका जो एक्चुअल पाथ है उससे वो कितनी डिविएट हुई है, ये उसका एंगल ऑफ डिविएशन है। और हर एक कलर की लाइट का, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी है। उसमें जो 7 कलर्स हैं उन सातों कलर्स का अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन है, जिसके कारण हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर की लाइट नजर आती है, क्योंकि उन सब का एंगल ऑफ डिविएशन डिफरेंट डिफरेंट है। और हमें एक पैटर्न नजर आता है जिसको हमने डिस्पर्शन कहा है, जो कि व्हाइट लाइट के स्प्लिट होने से हमें नजर आता है। ठीक है। और इसी वजह से ये स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो अब समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, जिसमें हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग है और जो इनके एंगल ऑफ डिविएशन है वो भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए डिफरेंट है। और इसी वजह से ये जो है इनकी जो ये वेवलेंथ जो आपको ये दिखा रखे हैं, ये क्या है? ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये दिखा रखे ना, और एक की वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा। तो इसमें भी देखो मेंशन कर रखा है, रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड डिविएट्स द लीस्ट। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम इसमें डिविएशन होता है। ठीक है। Violet color have shortest wavelength and deviates the most. Violet color का जो है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है लेकिन सबसे ज्यादा ये डिविएट करती है। क्लियर है बेटा। अब इस डिस्पर्शन का नेचर में क्या नजर आता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है कि एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा है, एंगल ऑफ डिविएशन कम है। वेवलेंथ कम है, एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एंगल ऑफ डिविएशन इसका कम है, इसकी वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डिविएशन इसका ज्यादा है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम नेचर में देखते हैं कि नेचर में हमें कहाँ पर डिस्पर्शन देखने को मिलता है। ये आपको एक डायग्राम बना के दिखा रखा है। इस डायग्राम से आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि नेचर में जो है हमें डिस्पर्शन कहाँ नजर आता है। सबने रेनबो देखा हुआ है, तो रेनबो जो है वो कैसे बनता है, उसका ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ही हमें रेनबो बनता हुआ नजर आता है। एक्चुअल में वो प्रोसेस क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ रेनबो फॉर्म्स। रेनबो
इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स इन द स्काई। रेनबो क्या है? ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें नेचर में दिखाई देता है। प्रिज्म आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम बनाती है और रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम बनाता है। इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म में भी जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डिस्पर्शन के कारण बनता है, और नेचर में भी जो स्पेक्ट्रम बनता है यानी कि जो रेनबो बनता है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। और उसमें जो डिस्पर्शन है उसके लिए प्रिज्म तो खुद एक क्रिस्टल मीडियम है। नेचर में क्या क्रिस्टल मीडियम है? हमें पता है रेनबो हमें कब नजर आता है? जब बारिश होती है। तो बारिश में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन। और हमेशा देखना रेनबो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा। बेटा सन के डायरेक्शन में हम देखेंगे तो वैसे ही सनलाइट से सब कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। और रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि सनलाइट आएगी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, ये तो इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन होगी, और रेनबो कहाँ नजर आएगा? इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट है किस तरह से एक्ट करती है? स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। When sunlight enters a water droplet, it gets refracted. जब sunlight enter करती है water droplet में, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है एंड डिस्पर्स्ड हो जाती है। जब सनलाइट जो है वो एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट में, तो ये पहले रिफ्रैक्ट हुई है। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है? पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ से आई थी ना, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होके इस मीडियम में गई है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के साथ साथ इसमें डिस्पर्शन हो रहा है। अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन भी हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, और फिर यहाँ पर डिस्पर्शन है। क्या होता है एक्चुअल में? ये हमारी अगर वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से हमारी सनलाइट ने एंट्री की, और सनलाइट ने एंट्री की तो उसके बाद क्या होगा? ये थोड़ा सा जो है ये बेंड होगी लाइट, रिफ्रैक्शन हुआ, ये इंसिडेंट रे है, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे है। फिर इसमें क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही जो रेज है, लाइट है, वो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद जब ये बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है? फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ डिस्पर्शन हो रहा है। क्लियर है बेटा? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। The water droplets acts like small prism. When sunlight enters a water droplet, it gets refracted. पहले क्या होगी? वो रिफ्रैक्ट होगी and then total internally reflect and then dispersed. Then gets reflected internally. Internal reflect हुई। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन हो रहा है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन, और फिर वो रिफ्रैक्ट हो रही है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। जब वो रेन ड्रॉप से बाहर आती है, ये जो चार लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्योंकि ये पेपर में जरूर आता है ये क्वेश्चन कि रेन ड्रॉप में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रेन ड्रॉप में सॉरी रेनबो कैसे बनता है। तो आपको उसमें यही चीजें लिखनी है कि पहले वाटर ड्रॉपलेट में रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन हुआ, फिर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन हुआ। ठीक है बेटा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। आपको वो डिफरेंसेस बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि इसमें जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है, ये आपको इसमें मेंशन कर रखी है। यहाँ से आप देखकर इजीली पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन इज,
हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। तो रेनबो कैसे बनता है, तो ये आप बता सकते हो। यहाँ से यहाँ तक भी बता सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी बता सकते हो। ठीक है, तो जो आप जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड क्वेश्चन है, अ कलर रेड हैव द डैश वेवलेंथ वाइल वॉयलेट हैव द शॉर्टेस्ट। तो रेड कलर की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये थर्ड का आंसर है। और यहाँ पर आएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल ऑफ डिविएशन हमें बताना है, तो वो आप एंगल ऑफ डिविएशन देख सकते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, कि वो एक्चुअल पाथ से कितना बेंड हुई है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं मुझसे। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक्चुअल पाथ से जो इमर्जेंट रे है वो कितनी डिविएट हुई है, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। बट प्रॉपर आप बुक में देख के आप लिखेंगे। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोरोना रिलेटेड मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सॉप्स एंड वाटर रेगुलरली। देखो, ठीक है, तो अगर समझ में ना आए बेटा कुछ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।